Hello students, my name is Ravin Singh. Today I will start CBSE class 10 फिजिक्स पेपर in 2026. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आपका यानी फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव जो 30 क्वेश्चंस पर आपको दिया जा रहा है वो आपको क्या दिया जा रहा है, टू रिस्टोर क्लियर विजन इन द पर्सन हु साइज ऑफ द आई वॉल्ट हैज रिड्यूस्ड ही या सी इज सजेस्टेड टू यूज सूटेबल। आप सभी को पता है कि जो आपको यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज है जो आई बॉल के रिड्यूस होने की, वो आपकी जो प्रॉपर्टी होती है बेटा ये किसकी होती है, आपकी जो हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में आपके यानी ये कंडीशंस होती है जिसमें आपका आई बॉल का जो साइज है वो आपका क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो उसमें उसे हम यानी सुटेबल यानी सजेस्ट यानी जो करते हैं वो किस लेंस का करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस का। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, रे फ्रॉम द सन कन्वर्ज एट अ 25 centimeter behind a convex lens. The distance at which an object be placed in front of a lens to get a virtual image is, आपको वर्चुअल इमेज जो फाइंड करनी है उसकी पोजीशन पता नहीं, वर्चुअल इमेज की पोजीशंस क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो आपको एक कन्वर्जिंग लेंस दिया जा रहा है, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस दिया जा रहा है, जिससे जो आपकी लाइटरी आ रही है सन से, जो लाइटरी आ रही है सन मतलब इनफाइनाइट सी लाइटरी आ रही हैं, आप सभी को पता है वो लेंस से जो इनफाइनाइट से आने वाली लाइटरेज जो प्रिंसिपल के एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, ये जो कन्वर्ज हो रही हैं बेटा वो आपकी कन्वर्ज हो रही हैं। कहाँ पर ये कन्वर्ज हो रही हैं, बोलिए 25 सेंटीमीटर पर। तो ये डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो जो ये कन्वर्जिंग पॉइंट है इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बोलिए फोकस। तो इससे आपको ये पता चल गया बेटा कि जो फोकस डिस्टेंस है या फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस है वो आपकी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चंस में जो कॉन्वेक्स लेंस में आपकी वर्चुअल जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बिटवीन में प्लेस्ड हो। तो जो आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वर्चुअल इमेज के लिए क्या होनी चाहिए, वो डिस्टेंस होनी चाहिए बेटा आपकी ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बिटवीन, मतलब लेस देन 25 सेंटीमीटर। लेस देन 25 सेंटीमीटर जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं वो आपको ओनली ए ऑप्शन। क्लियर है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, 31 का ए। नेक्स्ट आइए असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन में देखिए, द निडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास केप्ट इन स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑन द अर्थ। इसमें जो आपसे ये बोला जा रहा है किसी मैग्नेटिक कंपास में जो निडल होती है वो आपकी ऑलवेज अलाइन करती हैं जब उसे एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा जाता है तो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस में। देखिए एक्सटर्नल फील्ड में रखने से उसकी डायरेक्शंस बेटा आपकी किसी भी डायरेक्शंस के अलोंग बोल सकते हैं। अगर उसमें एक्सटर्नल फील्ड ना होती तो वो आपका ये ट्रू होता। तो असर्शन इज फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। सेकंड देखिए रीजन क्या बोल रहा है, बिहेवियर ऑफ निडल ऑफ अ कंपास इज सेम एज दैट ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। जो आपको ऐसे बार मैग्नेट यानी फ्रीली सस्पेंड करते हैं। तो ये आपका जो रीजन है वो आपका क्या है, बोलिए कंपास। ये जो रीजन है वो आपका क्या है, ट्रू। तो इसमें आप किस के अकॉर्डिंग यानी आंसर बोलोगे, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 33 के फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है, डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम। सबसे पहले बात करते हैं बेटा ऑप्टिकल मीडियम किसे कहते हैं। ऑप्टिकल मीडियम वो होता है जिससे कि लाइट रे आपकी ट्रेवल या पास करती है, उसे ऑप्टिकल मीडियम कहा जाता है। तो उसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो एन। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा वो n = c/v। ठीक है, और ये आपका एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। फिर नेक्स्ट सेकंड आपसे क्या बोला जा रहा है, ये आपको जो मटेरियल्स दिए जा रहे हैं इस साइड में आपको जो राइट साइड में बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए जा रहे हैं। तो आपसे बोला जा रहा है अरेंज दीज मटेरियल्स मीडियम गिवन इन द टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम। स्पीड ऑफ लाइट का इंक्रीजिंग ऑर्डर बेटा आपको लिखना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्पीड ऑफ लाइट के बेटा कैसा है, मीडियम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इसका क्या है बेटा, आपका जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपका ग्रेटर होगा उस मीडियम में रिफ्रैक्ट जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपकी क्या होगी, लेस होगी। अब मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा जो आपके स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में होगी बेटा वो आपकी किस में होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और सबसे
कम स्पीड ऑफ लाइट किसकी होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे आपका मोर होगा। सबसे ज़्यादा आपका किसका है, देखिए डी का। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे यानी कि जो मिनिमम होगी वो आपकी डी में होगी। फिर उसके बाद में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो 1.5। तो आफ्टर इसके जो बेटा आपकी वेलोसिटी जो होगी वो आपकी किस में होगी बोलिए, फिर ए मीडियम में। फिर नेक्स्ट इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका यानी वी का, तो इसमें जो वेलोसिटी ऑफ वी एंड वेलोसिटी ऑफ सी, तो सबसे जो आपकी ग्रेटर है वो स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस था। सबसे लेस किसका है, सी का। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट का। क्लियर, कोई डाउट? नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट पार्ट आपसे क्या बोला जा रहा है, हाउ डज द चेंज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस हेल्प अस इन द प्रोसेस ऑफ सीइंग इन नियर बाई ऑब्जेक्ट। नियर बाई ऑब्जेक्ट को यानी कि देखने से आपका जो कर्वेचर का साइज है वो किस तरह से इफेक्ट होता है। तो आपने देखा होगा ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर होता था उसमें जो आपका बेटा ह्यूमन लेंस जो होता है वो आपका सिलेरी मसल्स से कुछ इस तरह से ये होल्ड होता था। तो होल्ड होने से क्या होता है, देखिए ये सिलेरी मसल्स हैं वो उसके पोजीशंस के अकॉर्डिंग ये लेंस का साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करते थे। अब जो ऑब्जेक्ट बेटा आई लेंस के नियरेस्ट होगा तो उसमें वो क्या करेगा, सिलेरी मसल्स उसे यानी कंप्रेस करेंगे, मतलब जो लेंस है वो आपको क्या हो जाएगा बेटा, थिकर हो जाएगा। लेंस थिकर होने से क्या हो जाएगी, उसकी फोकल लेंथ आपकी यानी कि कम हो जाएगी और जो पावर है वो आपकी क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी। क्लियर है, कुछ इस तरह से उसे कर्वेचर आपका जो है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी यानी कि वो लेंस आपका क्या हो जाएगा बेटा, थिकर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड आइए, स्टेट द रेंज ऑफ अ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई। जो नॉर्मल ह्यूमन आई होती है बेटा उसकी जो एकोमोडेशन पावर की जो रेंज होती है वो आपको फाइंड करने के लिए बोली जा रही है। तो अगर मैं इसमें हमें आप सभी को पता है कि जो नॉर्मल ह्यूमन आई का जो नियरेस्ट पॉइंट होता है वो आपका यानी कि कितना होता है 25, और जो फार पॉइंट होता है वो आपका इनफाइनाइट। तो पावर हम फाइंड करेंगे तो उसकी जो पावर है बेटा वो आपकी किस रेंज में बिटवीन आएगी, 0 to 4 डायोप्टर। ठीक है, तो जो एकोमोडेशन पावर होगी वो आपकी नॉर्मल ह्यूमन की वो जो रेंज होगी वो आपकी 0 to 4 डायोप्टर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को फर्स्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है, 35 व्हाई डज एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम डिम व्हेन एन इलेक्ट्रिक हीटर इन पैरेलल सर्किट इज स्विच ऑन। अब इलेक्ट्रिक बल्ब जो आपको बेटा डिम हो जाता है इलेक्ट्रिक हीटर के पैरेलल कनेक्ट होने से, तो उसमें क्या होता है बेटा कि जैसे कि सपोज ये फर्स्ट आपको यानी कोई एक बल्ब दिया जा रहा था, उसके साथ में अगर पैरेलल में हम कोई एक हीटर कनेक्ट कर देते हैं तो हीटर कनेक्ट करने से क्या होगा बेटा, जो आपका इन करंट डिवाइड हो जाएगा। करंट डिवाइड होने से आपका क्या हो जाएगा बेटा, जो वोल्टेज है वो वोल्टेज अक्रॉस द वल्ब आपका ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये डिक्रीज हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि जो वल्ब है वो आपको कैसे यानी कि यानी बर्न करेगा, या ये बोलिए जो आपका जो वल्ब है वो आपका कैसा हो जाएगा, डिम हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? जैसे इसमें क्या है फिर अगेन देख लीजिए कैसे हम बैटरी के साथ कनेक्ट करने से जो करंट है आपका डिवाइडेशन हो जाएगा। करंट डिवाइड होने से क्या हो जाएगा, बल्ब के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होने से जो बल्ब है बेटा वो आपका बिकम डिम। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 35 का सेकेंड पार्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है, हाउ टू कनेक्ट 3 resistors each of resistance 8 ohm so that the equivalent resistance of a combination is 12 ohm. Draw diagram of the combinations and justify your answer. ठीक है, तो इसमें देखिए 35 के बी को चलो नेक्स्ट पेज में ही करते हैं। आपसे भी बोला जा रहा है 35 का बी में आपसे क्या बोला जा रहा है, 8 ओम के आपको यहाँ 3 रेजिस्टेंसेज दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब इन्हें किस तरह से यानी कि किस ऑर्डर में कनेक्ट किया जाए जिससे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा आपका कितना आ जाए, 12 ओम। तो देखिए अगर मैं रफली वर्क आपसे यानी बोलना चाहूँ तीनों को अगर हम बेटा सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में कनेक्ट करने से ये आपके कितना हो जाएगा बोलो, 8 + 8 + 8 24। क्लियर है,
तो ये 24 से लेस देन है, तो इसका मतलब ये सीरीज में तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल वाला आपको जो ट्रिक बताई गई थी वो आपको याद होगी कि सेम रेजिस्टेंस होती हैं तो एक रेजिस्टेंस को लेके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितनी है 3। तो ये आपको जो पैरेलल में कनेक्ट करने से वो आएगा आपका 8/3। तो जो हमारा यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आना चाहिए वो 12 ओम आना चाहिए। तो इसका मतलब ना तो हम इन तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं और ना ही पैरेलल में। तो फिर सेकंड अब उसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें से आपको ये पता चल गया कोई भी जो रेजिस्टेंस है दो को आपको इनकी किसी अनदर ऑर्डर में कनेक्ट करना पड़ेगा और किसी वन के साथ में कुछ इस तरह का मतलब आपको ऑर्डर सेट करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, जैसे कि सपोज मैंने बेटा आपसे बोला कि दो रेजिस्टेंस को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया, ठीक है, और जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो इसके साथ सीरीज में है। तो अब इसमें हम चेक कर सकते हैं, देखिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपका कितना हो जाएगा, ये बिटवीन सपोज ये पॉइंट मैंने लेट कर लिया ए और ये वाले जो पॉइंट है वो आपका बी। तो 8 और 8 को हम पैरेलल में कनेक्ट करने से जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आपका एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये आपका कितना हो जाएगा 4 ओम। क्लियर है, 8/2 सॉल्व करने पर ये आपका कितना हो जाएगा 4 ओम और ये कितना हो जाएगा 8 ओम। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब ये दोनों इक्विवेलेंट आपके किस में है रेजिस्टेंस सीरीज में। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आपका R1 प्लस R2। R1 जो है वो आपका बेटा कितना है 4 प्लस 8 सॉल्व करने पर 12। तो इसमें जो आपके टू रेजिस्टेंसेज को आपको किस ऑर्डर में कनेक्टेड करना होगा पैरेलल में, और उसके साथ में एक सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपका आता है बेटा 12। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 में आपसे क्या बोला जा रहा है, देखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इज फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस and focal length 15 centimeter. Use the lens formula, determine the position of the image and what will be the size of the image in the case. आपको इमेज का साइज फाइंड करना है एंड पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। लेंस कौन सा दिया जा रहा है बोलिए, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया जा रहा है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 36, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो लेंस में होगी वो आपकी एन कितनी दी जा रही है, देखिए 30 सेंटीमीटर विद साइन कन्वेंशंस के साथ लिख रहा हूँ मैं। और जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो आपकी कैसी होती है बोलिए पॉजिटिव है, वो आपको दी जा रही थी बेटा कितनी 15 सेंटीमीटर। सबसे फर्स्ट जो पार्ट में हमने पूछा जा रहा है वो आपकी इमेज पोजीशंस पूछी जा रही है। तो जो लेंस फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है बोलो, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसे सॉल्व करते हैं तो 1/v इक्वल टू जो फॉर्मूला बन जाएगा बेटा वो आपका 1/f प्लस 1/u। और अगर इसे सॉल्व करना चाहते हो तो इसे आप लिख सकते हो, देखो मल्टीप्लाई बाई u इंटू एफ डिवाइडेड बाई u प्लस एफ मल्टीप्लाई बाई एडिशन v, u की वैल्यू आपको दी जा रही है माइनस के 30 इंटू एफ दिया जा रहा है बेटा आपको कितना बोलिए 15 डिवाइडेड बाई माइनस के 30 प्लस 15। सॉल्व करने पर ये कितना हो जाएगा, देखो v इक्वल टू आपका माइनस के 450 डिवाइडेड बाई माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसे कैंसिल आउट करने पर जो आपकी इमेज डिस्टेंस आ रही है वो आपकी 30 सेंटीमीटर। जो v आ रहा है बेटा वो आपका पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो लेंस है आपकी जो इमेज है वो आपकी राइट साइड में बनेगी। राइट साइड में जो इमेज बनती थी वो आपकी उनका नेचर कैसा होता है रियल। फिलहाल उसमें रियल नेचर पूछा नहीं जा रहा है आपसे, लेकिन फिर भी अगर हम लिखना चाहते तो जो इमेज का नेचर है वो आपको कैसा होगा बेटा रियल, ठीक है। सेकेंड उसमें जो पार्ट आपसे बोला जा रहा है वो आपको हाइट ऑफ द इमेज हाइट फाइंड करने के लिए आपको मैग्नीफिकेशन पता होना चाहिए। मैग्नीफिकेशंस क्या होता है बोलिए, मैग्नीफिकेशंस इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि इक्वल होता था बेटा इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में v/u के। क्लियर है, हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्वेश्चंस में बेटा कोई भी डाटा नहीं दिया जा रहा है, उसे मैंने फिलहाल HO ही लिखा रहने दिया। v जो है वो v सॉल्व करने पर कितना आ रहा है बोलिए आपका 30 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी कितनी है देखिए माइनस के 30 सेंटीमीटर। इससे कैंसिल आउट करने पर जो हाइट ऑफ इमेज है वो आपके हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल आ जाएगी। क्लियर, कोई डाउट, क्लियर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। आफ्टर 36 के बाद में देखिए बेटा 37 में आपसे क्या बोला जा रहा है,
ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड मार्क एंगल ऑफ अ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। आपको जो रे डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जा रहा है कि किसी लाइट रे का जो रिफ्लेक्शन है बेटा वो आपको ग्लास प्रिज्म से होने पर उसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन को बताइए। तो देखिए, जैसे कि ये आपको कोई एक थिन प्रिज्म दिया जा रहा है, एक ग्लास प्रिज्म है ये, ठीक है। इस ग्लास प्रिज्म पर किसी लाइट रे को मैंने सपोज इस तरह से इस पर इंसिडेंट किया सरफेस, ये मीडियम पर, ठीक है, ये सरफेस बाउंड्री पर। तो लाइट रे आपके एयर से ग्लास में जा रही है तो उसका क्या होगा बोलिए, रिफ्लेक्शंस होगा। तो रिफ्लेक्शंस के लिए सबसे पहले हमें इस सरफेस बाउंड्री पर क्या बनाना होगा, नॉर्मल। नॉर्मल बनाने के बाद में आप देखोगे तो जो रेयर मीडियम लाइट रे आपकी रेयर से डेंसर में जाती है तो थोड़ा सा वो नॉर्मल की तरफ फेंड हो जाएगी। क्लियर है। अब ये ग्लास से एयर में जाएगी तो फिर मीडियम चेंज हो रहा है तो फिर इस लाइट रे का रिफ्लेक्शंस होगा। तो रिफ्लेक्शंस होने के लिए सबसे पहले हमें सरफेस बाउंड्री पर नॉर्मल रिप्रेजेंट करना होगा। आफ्टर नॉर्मल से अब ये जो रिफ्लेक्शंस के बाद में अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है तो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये बेटा आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये जो फाइनली आपकी इमर्ज आउट हो रही है इसे हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, ठीक है। ये एंगल होता है बेटा आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट ए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सेकंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसमें देखिए ये आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस हो गए। अब इसमें डेविएशन एंगल हमें रिप्रेजेंट या शो करके दिखाना है उसमें। तो डेविएशन एंगल के लिए बेटा देखिए, अगर मैं आपसे ये बोल दूं ये प्रिज्म ना होता तो जो लाइट रे है वो कुछ आपकी यानी सीधी ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में करती। प्रिज्म के होने से जो लाइट रे है बेटा वो आपकी कितनी डेविएट हुई है, वो जो डेविएट हुई है वो कुछ ये, तो ये जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन या एंगल ऑफ डेविएशन, ये जो एंगल है वो आपका एंगल ऑफ डेविएशन कहलाया जाता है। अब जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसे जो डेफिनेशन है वो आपकी क्या होती है बेटा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है कि व्हेन द पाथ ऑफ द लाइट रे रिफ्लेक्टेड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज रिवर्स हाउ विल द एंगल ऑफ डेविएशन चेंज। अगर आपका जो पाथ यानी कि रिट्रेस करती है ये या रिवर्स करती है तो उसमें जो एंगल ऑफ डेविएशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कुछ देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा इस इमर्जेंट रे को मैं एक मिरर पर अटेन करता हूँ कुछ इस तरह से कि परपेंडिकुलर है, जो कि आपने यानी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपने पढ़ा होगा बेटा कि इस लाइट रे को इस मिरर पर आप इस तरह से इंसिडेंट या इमर्ज आउट करा दीजिए जो कि 90 डिग्री पर है। तो इसमें आपका आफ्टर रिफ्लेक्शंस क्या होगा बोलिए, ये लाइट रे कुछ इस तरह से जा रही होगी, ठीक है। अब उसका जो अब ये इंसिडेंट बन जाएगी इस वाले केस में, ये रिफ्लेक्टेड, ये इमर्जेंट रे। तो इस केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो तो अभी भी सेम होगा। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, डेल्टा विल नॉट बी चेंज, यानी जो सेकंड पार्ट का में होगा वो आपका डेल्टा इज सेम। एंगल ऑफ डेविएशंस पाथ की रिट्रेस होने से आपका चेंज नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे क्या बोला जा रहा है, देखो 3 स्टूडेंट श्वेता Aisa and Samriddhi were performing an experiment to understand the factors on which the resistance of a conductor depends. Each one of them completed electric circuit with the help of a cell and ammeter, a plug and a wire. ठीक है। श्वेता put nichrome wire of length L in the circuit after plugging key node current in the ammeter. Aisa put the nichrome wire जो सेम मटेरियल्स का वायर यानी कि वो इसने नाइक्रोम का वायर उसने यूज किया है एंड थिकनेस बट द ट्वाइस लेंथ ऑफ द 2L in the circuit and after plugging the key node current in the ammeter. Samriddhi took a copper wire of length L and same thickness in the सर्किट एंड आफ्टर प्लगिंग द की नोड करंट इन द अमीटर। सिंपल एक ये तीनों जो स्टूडेंट्स है बेटा आपके 3 स्टूडेंट्स ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट स्टूडेंट ने जो लेंथ ली है वो वायर्स की वो L ली है, सेकंड स्टूडेंट ने जो लेंथ ली है वो आपकी 2L है बेटा, थर्ड यानी स्टूडेंट ने जो लेंथ ली है वो आपकी क्या है बोलिए L ली जा रही है। तो इसमें आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है उन क्वेश्चंस को हम रीड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है, देखिए इफ़ द अमीटर रीडिंग इज x एम्पियर, जो अमीटर है अमीटर जो रीडिंग देता है वो आपको यानी क्या मेजर करता है बोलिए करंट। तो जो करंट आपको यानी कि दे रहा है जो x एम्पियर दे रहा है कब, जब
नाइक्रोम वायर की जो लेंथ है बेटा वो आपकी कितनी है एल। अब आपसे ये बोला जा रहा है देन व्हाट विल बी द अमीटर रीडिंग इफ़ द लेंथ ऑफ अ नाइक्रोम वायर इज डबल। अगर वायर की लेंथ को डबल कर दिया जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को सेम रखा जा रहा है तो आपसे ये बोला जा रहा है अमीटर की रीडिंग क्या होगी बेटा। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका, सपोज अगर मैं आपको रेजिस्टेंस एंड लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के टर्म्स में फॉर्मूला पूछना चाहूँ तो याद होगा बेटा आपको R इक्वल टू क्या होता है रो एल बाई ए। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया को कांस्टेंट रखा जा रहा है। तो जो फर्स्ट केस में जब लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका कितना है बेटा R। तो उस केस में जो उसकी जो एमीटर की जो रीडिंग आ रही है वो आपकी कितनी है X जो है वो आपका किसके इक्वल होगा बोलिए V बाई R की। क्लियर है। करंट इक्वल टू फॉर्मूला कितना होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। वोल्टेज सपोज कितना है पोटेंशियल डिफरेंस V एंड रेजिस्टेंस कितना है बेटा R। ठीक है, जो कि ये वैल्यू लिखी हुई है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है सेकंड स्टेप में उसने ये बोला है कि जो लेंथ है बेटा उस लेंथ को हम किस डबल कर देते हैं। तो डबल करने से जो अब न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा वो R डैश, वो आपका कितना हो जाएगा 2R होने से जो अमीटर जो रीडिंग देगा सपोज उसकी रीडिंग को मैंने लिखा बेटा I डैश। तो देखिए पोटेंशियल तो हमारा बेटा कैसा है कांस्टेंट है, तो जो आपके यानी कि एमीटर जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस 2 टाइम्स हो रहा है तो जो करंट है वो आपका कितना हो जाएगा बेटा हाफ हो जाएगा। तो ये जो अमीटर अब जो रीडिंग देगा वो आपकी कितनी देगा x/2 एम्पियर्स। क्लियर है। सेकेंड पार्ट पर आइए। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है व्हाट हैपन्स टू एमीटर रीडिंग इफ द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन नाइक्रोम वायर इज डबल्ड। अब एरिया को डबल कर दिया जाता है और लेंथ को बेटा सेम ही रहने देता है। तो देखिए अब एरिया को चेंज करने से जो रेजिस्टेंस है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया को कितना कर रहा है बोलिए, एरिया को आप डबल करने से बेटा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा R डैश हाफ हो जाएगा। रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा तो जो अमीटर में जो अब रीडिंग आएगी जब सपोज I डबल डैश वो कितनी हो जाएगी बेटा, देखो वोल्टेज कांस्टेंट है, जो अमीटर की जो रीडिंग है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस अब हाफ हो रहा है तो जो करंट है बेटा वो आपका कितना हो जाएगा बोलिए 2 टाइम्स हो जाएगा। तो जो अब इसमें जो रीडिंग होगी वो आपकी कितनी होगी 2x एम्पियर। क्लियर। थर्ड पार्ट पर आइए। थर्ड पार्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है, थर्ड पार्ट में बोला जा रहा है डिफाइन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की जो डेफिनेशन आपसे पूछी जा रही है बेटा और यूनिट आपको पूछी जा रही है। एंड कंपेयर द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय विद इन मेटल्स। अब इसमें देखिए सी पार्ट में आपसे जो बोला जा रहा है डेफिनेशंस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा आपकी ये इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सबसे पहले तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की, और आपको यहीं से फॉर्मूले से अगर मैं इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशंस लिखना चाहूँ R इक्वल टू रो एल बाई ए से अगर बेटा इस कंडक्टर की लेंथ को कितना कर दिया जाए, कोई कंडक्टर उसकी लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया को कितना कर दिया जाए 1 मीटर उसका है, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो आपकी इक्वल होती है बेटा लेंथ ऑफ दी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इसकी जो डेफिनेशंस होती है वो आपकी क्या होती है, क्या वो लिखी जाएगी, देखो इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। उसी को क्या बोला जाता है बेटा रेजिस्टिविटी। यूनिट क्या होगी, देखो ये यहाँ से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखोगे तो जो आपका रेजिस्टिविटी इक्वल टू फॉर्मूला है बेटा आपका RA डिवाइडेड बाई L, तो रेजिस्टेंस है आपका ओम, एरिया की यूनिट बोलो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, इससे ये कैंसिल आउट, यूनिट होगी बेटा आपकी रेजिस्टिविटी की ओम इंटू मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आइए। क्वेश्चंस नंबर 39 में आपसे क्या बोला जा रहा है बेटा, क्वेश्चंस नंबर 39 में आपसे बोला जा रहा है लिस्ट एनी 2 फीचर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड इन द हाउसेज ऑफ इंडिया। जो आपके हाउसेज ऑफ इंडिया में यानी कि जो करंट यूज किया जाता है कोई भी 2 फीचर्स आप बताइए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है बेटा जो हाउसेज में जो आपका यानी कि करंट फ्लो करता है वो आपका यानी कि कैसा करंट होता है, AC करंट होता है। AC करंट की बेटा इन इंडिया जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी कितनी होती है, इन इंडियन जो AC सोर्स में की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी कितनी होती है 50 हर्ट्ज एंड उसका जो वोल्टेज होता है वो अप्रोक्सीमेट आपका कितना होता है 220 वोल्ट एंड इन USA जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो आपकी AC सोर्स की कितनी होती है 60 हर्ट्ज होती है। क्लियर। सेकेंड पार्ट पर आइए। राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड एन अल्टरनेटिंग करंट। आपको 2 डिफरेंस बताने हैं डायरेक्ट करंट एंड
एसी करंट। तो सबसे पहले देखिए डीसी करंट बेटा किसे कहते हैं। डीसी करंट आप सभी को पता होगा, जैसे कि जो बैटरी से जो करंट फ्लो करता है या जनरेटर्स हो गए, इनसे जो करंट है बेटा वो आपका कौन सा करंट कहलाया जाता है, वो डीसी करंट। तो जो डीसी करंट होता है बेटा वो आपका क्या होते हैं, डीसी करंट में अगर फर्स्ट पॉइंट में लिखना चाहूँ तो ये आपके यूनिडायरेक्शनल करंट होते हैं, ठीक है, जो अपने टाइम के अकॉर्डिंग डायरेक्शन को चेंज ना करें उन्हें डीसी करंट बोलते हैं या यूनिडायरेक्शनल करंट आप बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, जो आपके डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, जो अपनी डायरेक्शंस को चेंजेस ना करे वो आपके डीसी करंट कहलाए जाते हैं। अगर मैंने ग्राफिकली यानी रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से करंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आप एक कांस्टेंट लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है। अदर भी ग्राफ होते हैं वो आपको आफ्टर 12th क्लास में पढ़ाए जाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बेटा डीसी सोर्स का और भी हम उसमें कुछ सारे एंड पॉइंट्स लिख रहा हूँ मैं। डीसी सोर्स का यानी जो सिंबल से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वो एक सिंपल इस तरह से बैटरी से यानी कनेक्ट कर दिया जाता है, और जो ये करंट फ्लो कर रहा है वो एक कांस्टेंट करंट है, ये आपका हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ठीक है। एसी करंट क्या होता है बेटा आपको, जिसमें आपकी जो साइकिल होती है वो पीरियोडिकली पॉजिटिव और नेगेटिव मिलती है। मतलब जो आपको जो करंट होता है बेटा वो चेंजेज इट्स डायरेक्शन, चेंजेज इट्स डायरेक्शन, ठीक है। अब इसका अगर मैं करंट वर्सेस टाइम में ग्राफ अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ, वो आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से, जिसकी साइकिल बेटा आपकी पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल मिलती हैं, वो आपका क्या होता है, एसी करंट होता है, ठीक है। एसी सोर्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा वो कुछ इस तरह से किया जाता है, इसका जो सिंबल होता है उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी साइकिल आपकी टाइम के अकॉर्डिंग कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। सपोज किसी इंस्टेंट पर मैंने लेट कर ली इसकी साइकिल, ये आपकी लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो उसमें जो आपका करंट फ्लो कर रहा होगा वो करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगा। इस करंट को बोला जाता है बेटा इंस्टेंट करंट, या किसी इंस्टेंट पर जो करंट है उसकी डायरेक्शंस आपकी कुछ ये होगी, क्योंकि नेक्स्ट आप साइकिल के बाद में जो करंट है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, थर्ड में आपसे क्या बोला जा रहा है, थर्ड में बोला जा रहा है बेटा आपसे, हाउ विल वी आइडेंटिफाई लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इन डोमेस्टिक सर्किट में बेटा जो आपके यानी कि जो लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर होते हैं उन्हें किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडेंटिफाई करने की वैसे कई तरह से मेथड होते हैं, सिर्फ अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, जैसे कि सपोज आप टेस्टर का यूज करके बेटा उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, या वायर कलर कोड के अकॉर्डिंग कर दिया जाता है। जैसा कि आपको ये एनसीईआरटी में ये डायग्राम भी दिया जाता है, देखिए जो हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उसमें जो वायरिंग होती है बेटा वो आपकी कुछ इस तरह की होती है। क्लियर, एक ग्रीन वायर होता है, एक रेड वायर होता है, एक आपका ब्लैक वायर होता है। जो ब्लैक वायर होता है उसी को बोला जाता है बेटा आपका न्यूट्रल वायर, एंड जो आपका रेड वायर होता है वो रेड वायर जो होता है उसी को बोला जाता है बेटा आपका लाइव वायर। जो मोस्टली आपका ये रेड या कभी कभी ब्राउन भी आपको देखने को मिलता है, और जो ब्लैक हो या बेटा आपका ये लाइट ब्लू हो वो भी आपके यानी कि न्यूट्रल वायर होता है। क्लियर है। कलर के अकॉर्डिंग यानी कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये टेस्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है।